अरण और उसकी 8 साल की बेटी मीरा ने गर्मियों की उस आखिरी छुट्टी में शहर से दूर एक छोटे से तालाब के किनारे कैंपिंग करने का फैसला किया था। शहर की धूल पठार, फोन की लगाम, सब कुछ छोड़कर वे दोनों कुछ दिन के लिए सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। मीरा के चेहरे पर बचपन की वही निश्चिंत चमक थी। अरण के लिए वही चमक अक्सर उसकी चिंता की वजह भी बन जाती थी। पर उन 2 दिनों की योजना में अरण ने जानबूझकर कुछ जोखिम लिए। मोबाइल रेंज लगभग नहीं थी, इसलिए उन्होंने साथ में 2 वॉकी टॉकी लिए। मीरा का छोटा, रंग बिरंगा, और अरण का बड़ा, भारी भरकम। पहला दिन आसान रहा। शाम ढलते ही उन्होंने आग जलाई, कुछ चाय बनाई और तारों की चादर के नीचे मीरा ने जंगल की कहानियां सुनाई। वो बाल विचार जिनमें थोड़ी थोड़ी डरावनी बातें भी होती थी। रात गहरी हुई तो दोनों ने अपनी अपनी झोपड़ियों में सिमटना शुरू किया। मीरा का झोपड़ा पास की झाड़ी के पास था और अरण का बैग थोड़ी दूरी पर, ताकि वह बाहरी आवाजें सुनकर चौकन्ना रह सके। वॉकी टॉकी पर एक छोटा सा नियम बनाया गया। रात को हर 30 मिनट में ओवर कहकर एक दूसरे को सुनना, और अगर कोई आवाज अजीब लगे तो तुरंत जगाना। मीरा ने झपकी लगाते हुए कहा, पापा, अगर आपको कोई आवाज आए तो मुझे बुला लेना। उसका स्वर नींद से भरा हुआ मीठा था। अरण ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मीरा। उसने वॉकी टॉकी के हरे बटन को दबाकर मीरा का चैनल बंद कर दिया और अपने बैग के पास बैठ गया। झाड़ियों के पार हल्की हवा चल रही थी। कहीं दूर तालाब पर शायद कोई मछली झपटी थी। पर रात का सन्नाटा उनके बीच में एक अलग तरह की मोटी पर्दा की तरह तैरा रहा था। पहली आधी रात ने शांति से गुजर ली। अरण थके हारे और अधूरी चिंता के साथ झपकी में था। वॉकी टॉकी उसके पास टंगी हुई थी। अचानक रात के ठीक 12 बजे के कुछ बाद वॉकी टॉकी ने एक सूक्ष्म बाहरी कल क्लिक बजाया। अरण की आंखें खुल गईं। उसने मशीन उठाई। उसके कानों में मीरा की हल्की सी फुसफुसाहट आई, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे उसने अभी जागकर कहा हो। आवाज धीमी, खामोश और किसी तरह भीतर से निकली हुई थी। पापा, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। अरण का दिल ढेरों सवालों के साथ उछल पड़ा। उसने चैनल बदलकर कहा, मीरा, तुम कहां हो? क्या हुआ? आवाज रुकी और फिर वही फुसफुसाहट आई, बिल्कुल वही बाल की सी आवाज, पर शब्दों में कोई निवेदन, कोई भय। नजर लग रही है, अंधेरे में छुपा है। पापा, ढूंढ लो। अरण तुरंत उठा। उसने झोपड़ा खोला। अंदर मीरा गहरी नींद में चुप थी। झपकी के बाद उसकी सांसें नियमित और शांत। झोपड़े के किनारे रखा उसका छोटा टेडी भी था। चादर उसके घुटनों तक थी। सब वैसा ही प्रतीत हुआ जैसा रात को छोड़ते समय था। पर वॉकी टॉकी पर वही आवाज, वही आग्रह गूंज रही थी। अरण ने धीमी आवाज में कह दिया, मीरा, क्या तुमने अभी बात की? पर अंदर से कोई उत्तर ना आया। वॉकी टॉकी के स्पीकर से हल्का सा बूढ़ सा हवा गुजरा और फिर कुछ नहीं। अरण ने उपकरण की बैटरी चेक की, ठीक थी। उसने 1.5 मिनट इंतजार किया। सब कुछ ठीक ठाक था। केवल वह फुसफुसाती आवाज उसके मन की धड़कनें तेज कर रही थी। वह बाहर निकला। तालाब के किनारे पर वे छोटे छोटे पत्थर खिसक रहे थे। रात की हवा पेड़ों की पत्तियों से खेल रही थी। अरण ने चारों ओर देखा। कोई परछाई नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, बस दूर दूर कहीं उल्लू की मनहूस सी कॉल। उसने राहत की सांस ली और वापस झोपड़े की ओर मुड़ा। पर वॉकी टॉकी फिर से बजी और वो आवाज आई, अब ज्यादा स्पष्ट, मानो अपने पास बैठा बच्चा चीखा रहा हो, पापा, नजर है नीचे, शीशे के नीचे। अरण का मन एक अजीब जकड़न में आ गया। नीचे? किसके नीचे? उसने पूछा। आवाज जोर से कर दी थी, पर जैसे ही उसने पूछा, आवाज फिर गूंजती हुई धीमी पड़ गई और वॉकी टॉकी पर एक तरह का स्थिर शोर, स्टैटिक आ गया। अरण ने वॉकी टॉकी को कर्ल कर अपनी पीठ पर रखा और अपने गहरे जूतों में कपड़े घुमाकर झोपड़े के नीचे झांका। वहां सिर्फ मिट्टी और कुछ सूखी पत्तियां थीं। फिर उसने झोपड़े के चारों कोनों को टॉर्च की रोशनी से छुआ। हर चीज जैसे पहले थी, पर अब अरण पर शक बैठ गया था कि कहीं मीरा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वह धीरे धीरे झोपड़े के बाहर से मीरा के पास जाने लगा। जैसे ही उसने मीरा को झपकते हुए देखा, उसकी आंखें अभी खुली थीं। वह बोली, पापा, पर उसकी आंखों में वो बेखुदी थी,
जिसे अरण कभी ठीक से नहीं समझ पाया। अरण ने मीरा को गले लगाया। उसका घुटना कांप रहा था, पर उसने ठान लिया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। आगे की रात बेतहाशा लंबी लगी। अरण वॉकी टॉकी और अपनी नींद के बीच झूलता रहा। हर 30 मिनट पर चैनल खोलता और सुनता। कभी कभी मीरा की छोटी सी आवाज आती, हाँ पापा, और कभी कभी वही फुसफुसाती गुमनामी। सुबह होने के साथ ही अरण ने नियत समय पर कागज और कलम निकाली और नोट करने बैठ गया। क्या बोला गया, कितनी बार, कुछ भी स्पष्ट नहीं था, परंतु एक शब्द लगातार रिवाइंड हो रहा था, ढूंढो। वह डर में था, पर ठंडे दिमाग से सोचना चाहता था। राज्य के जंगलों में कई कहानियां बुनी जाती थी, खोए हुए बच्चे, पुरानी यात्राएं और उन कहानियों का असर। पर वह इतना कमजोर नहीं था कि केवल बचकानी कहानियों में खोकर बैठ जाए। दिन के पहले पहर में अरण ने पास के ग्रामीण हाउस से मिलने जाने का विचार बनाया। शायद किसी को पहले इस जगह पर किसी बच्चे के गायब होने का किस्सा मालूम हो। उसने मीरा को वादा किया कि वह जल्दी लौटेगा और उसे कोई बाहर नहीं जाने देगा। पर जैसे ही उसने शुरुआत की, मीरा की आंखों में एक जानी अनजानी नमी थी और उसके होंठ गुनगुनाए, दिखा हुआ नहीं पापा। जैसे उसने कुछ देखा हो पर बताना ना चाहती हो। ग्रामीण घर कुछ दूरी पर था। एक बूढ़ा आदमी शहाबुद्दीन, जो पास के कच्चे रास्ते पर रहता था और कई वर्षों से उसी इलाके में मछलियां पकड़ता आया था। अरण ने उससे पूछा, क्या कभी किसी बच्चे के खोने का किस्सा सुना है? शहाबुद्दीन के चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, हां, कई साल पहले किसी छोटी बच्ची का नाम मिला ही था। मीरा जैसा नाम नहीं, पर एक बच्ची वन के पास से गायब हुई थी। हमने ढूंढा, पर जंगल कुछ बातें छुपाए रखता है। उसकी आंखों में अब भी कुछ डर था, जैसे उसने चुपके से किसी पुरानी छाया को देखा हो। अरण का दिल फिर एक बार तेज हो उठा। कब? उसने पूछा। शहाबुद्दीन ने तारीख की बताने से परहेज किया, पर कहा, बहुत समय पहले, जैसे तुम्हारे दादा की उम्र में। लोग कहते हैं कि वह जगह उस रात के बाद ही बदल गई। बच्चों की हंसी के साथ कोई आवाज आती है जो रास्ता भटका देती है। वह शब्द रास्ता भटका देती अरण के दिमाग में टकरा गए। क्या वॉकी टॉकी पर सुनाई वाली आवाज कोई स्मृति थी? एक तरह का अनसुलझा पैटर्न जो जंगल अपने भीतर रखता था। वह वापस कैंप की ओर भागा। उसे अपना निर्णय लेना था। या तो वह सभी सामान समेटकर शहर भाग जाएगा, या फिर इस रहस्य का सामना करेगा और मीरा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। वापसी पर उसने देखा कि मीरा झोपड़े के बाहर नहीं थी। अरण पहले तो घबराया, फिर उसने देखा कि मीरा का छोटा बैग झाड़ी के पास पड़ा था। झाड़ियों के ऊपर हल्की हलचल थी और छोटे छोटे फुटप्रिंट मिट्टी पर थे, जो सीधे झाड़ी के अंदर जा रहे थे और फिर गायब हो रहे थे। उसके हाथ कांप उठे। वॉकी टॉकी की हिलती हुई सुई फिर बजी और वही आवाज आई, नीचे, शीशे के नीचे, पापा, मुझे ढूंढो। अरण झट से झाड़ी के अंदर घुसा। अंदर एक सांस सी रुक गई और फिर वह छोटी सी जगह मिली। एक पुराना, थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी से डेरा डाला हुआ कुआं सा गड्ढा। ऊपर एक टूट पिटा शीशा पड़ा हुआ था, जैसे कोई अतीत की खिड़की नीचे गिर गई हो। अरण ने शीशे को हटा दिया। नीचे एक धंसता हुआ गुच्छा कपड़ों का था और वहां से एक छोटी सी आवाज आई। पर यह आवाज मीरा की नहीं थी, यह किसी और की, बहुत पुरानी, टूटे हुए स्वर की तरह। मदद। अरण का दिल धक्के खाकर रुकने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली, पर वह गड्ढा बहुत गहरा था। अंदर की दीवारें गीली और फिसलन भरी थी। उसने मीरा का नाम जोर से पुकारा। दूर से गुजरती हवा ने झाड़ियों की पत्तियों को हिलाया, मानो कोई परछाई सरक गई हो। तभी वॉकी टॉकी पर मीरा की आवाज आई, पर इस बार वह स्पष्ट थी और निडर। पापा, मैं यहां हूं, डरो मत। यह सुनकर अरण की सांस में हल्की राहत आई, पर फिर नीचे से वही पुरानी आवाज आई। उसके शब्दों में किसी ने कई सालों का दर्द भर दिया था। नहीं, मुझे ढूंढो, बाकी सब सो गए हैं। अरण का दिमाग उथल पुथल हो उठा। उसने तुरंत गड्ढे के पास एक रस्सी बांधी और अपने जूते उतारकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अंदर की गंध, मिट्टी, गलीगी और किसी चीज की सड़न, सब कुछ मिलकर उसे उलझा रही थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे एक छोटी सी गुड़िया मिली।
उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके बाल उलझे हुए थे। गुड़िया के पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस पर कुछ धुंधले अक्षर थे। ढूंढो। नजर नीचे। किसी ने शायद इतने साल पहले लिख कर छोड़ दिया था, पर अब वॉकी टॉकी बार बार बज रहा था। इस बार आवाज मीरा की थी। उसे भय नहीं बल्कि आशा झलक रही थी। पापा, मैं टेंट के पास हूं। कोई दरवाजा खुला था। अरुण तुरंत रस्सी खींचकर ऊपर आया और दौड़ता हुआ टेंट की ओर गया, पर वहां पर सिर्फ मीरा का बैग और टेडी मिला। टेंट के अंदर खाली खालीपन और झोपड़े पर ओस की कीलें चमक रही थीं। उसने चारों तरफ देखा। तालाब की ओर से हल्की आहट आई, किसी चीज की सरसराहट, और वॉकी टॉकी ने फिर वही फुसफुसाहट दी। नीचे, शीशे के नीचे। अरुण अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने मीरा का नाम सारी ताकत से पुकारा। उसने पास के हर पेड़ के नीचे, हर झाड़ी में अपनी चोट की गंध छोड़ी, पर जवाब नहीं मिला। ओसदार हवा ने बस उसके शब्दों को खा लिया। धीरे धीरे पसीना उसके माथे पर ठहर गया। वह समझ गया कि यह सिर्फ कोई बच्चा नहीं, यह किसी पुराने गुलाम राज का निशान था। जंगल की कोई याद जिसने वॉकी टॉकी के जरिए आवाज पकड़ी थी और उसे बार बार दोहरा रही थी। रात के उस पन्ने पर धीरे धीरे सुबह की पहली कड़ी रोशनी उभरने लगी। अरुण ने देखा कि वॉकी टॉकी अब सिर्फ स्टैटिक कर रहा है। स्टैटिक के बीच में कभी कभी किसी की आवाज उभर आती थी। अब वो आवाज मीरा की तरह लगती थी, फिर बदलकर किसी और की, जैसे कोई पुराने रिकॉर्ड की टेप पर बहुत सारी बच्चों की आवाजें चिपकी हुई हों। अचानक उसने पीछे से किसी हल्की हल्की आवाज सुनी, नन्ही टहनी की तरह, और फिर टेंट के पास से मीरा की हंसी की तरह कोई शोर उठा। पर यह मीरा की हंसी नहीं थी। ये एक एकोटिक, महीन सी, बेचैन हंसी थी जो दूर में गूंजती रहती। अरुण ने देखा टेंट की एक छोटी खिड़की की परछाई पर कोई नहीं था, पर खिड़की के पास मिट्टी में एक और निशान था, नन्हा पैर, जो अंततः तालाब की ओर जा रहा था। उसकी आंखों से कुछ नमक उतर आया, पर वो उसे रोक ना पाया। वो दौड़ा और तभी उसे तालाब के किनारे कुछ बिखरा हुआ सा दिखा। मीरा का छोटा टेडी, उसका चप्पल और एक और चीज, एक पुरानी तस्वीर जिसका कोना पानी से नमीला था। तस्वीर पर 2 छोटे हाथ थे और एक बड़ा सा घर। तस्वीर के पीछे किसी ने नाम लिखा था, अनीता, उम्र 7 और तारीख कई साल पहले की। अरुण की रूह कांप गई। ये वही गांव था जिसकी शहाबुद्दीन ने बात की थी। एक बच्चे का नाम और तस्वीर। अचानक वॉकी टॉकी पर मीरा की आवाज आई, पर थोड़ा अलग। पापा, मैं यहां हूं, लेकिन मैं अकेली नहीं। और फिर एक और आवाज आई। ये आवाज बच्ची वाली थी, पर उसकी मिठास में एक अजीब कठोरपन था। तुम्हें ढूंढना है तो नीचे आओ। अरुण के पैरों के नीचे जमीन गड़गड़ाने लगी। नहीं, ये जमीन नहीं थी, बल्कि किसी अनजान ताकत की हुकूमत। उसने धीमी आवाज में कहा, मीरा, तुम जहां हो वहीं रुको। बात की घटना धुंधली सी याद में घुल गई, क्योंकि उसने वही किया जो किसी पिता के लिए आखिरी विकल्प होता है। उसने मीरा की आवाज की तरफ दौड़ लगाई। तालाब के किनारे एक छोटी सी छतरी थी, पुरानी लकड़ी की, और वहां पर जैसे किसी ने प्रेम से रखा हो, मीरा की छोटी उंगलियां फंसी हुई मिली। पर वो जिंदा थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कुछ खोया सा चमक था, जैसे उसने किसी दूसरे स्थान की चीज देख ली हो। उसने अरुण की ओर देखा और बोली, पापा, वो मुझे खींचना चाहता था, पर मैं खुद आ गई। उसकी आवाज में थकान और राहत का मिश्रण था। अरुण ने उसे पकड़ा, गले लगाया, और तब उसे लगा कि शायद ये सब खत्म हो गया। पर तभी वॉकी टॉकी पर बहुत दूर से एक स्वर आया, बहुत कमजोर पर पारदर्शी, अब तुम भी हमारे साथ आ जाओ। अरुण ने घबराकर चारों ओर देखा। उसके कानों में अब सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, एक समूह, कई बच्चों की आवाजें जो एक साथ गूंजती रहती थीं। उसने महसूस किया कि ये आवाजें हमेशा से यहां थीं। किसी ने उन्हें यहां में कैद कर रखा था और अब वो बाहर निकली थीं। किसी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीज से जुड़ी हुई थीं जो वॉकी टॉकी की तरह कपड़े में चिपकी रहीं। पर कितने सालों के बाद भी उन आवाजों की सच्चाई कुछ ऐसी थी कि अगर तुमने उन्हें सुना तो तुम्हें उनके साथ कुछ करके ही चैन मिलता। अरुण ने बताया कि किस तरह उसने अपने डर को छांटकर मीरा को बचाया, कैसे उसने उस आवाज को अपनी हिम्मत से निगल लिया, कैसे उसने जंगल के पुराने किस्सों के पीछे छिपी हुई जड़ों को खोजा। पर कहानी का आखिरी पन्ना अब भी खुला हुआ था। वे वापस शहर लौटे। मीरा ने फिर कभी उसी तरह बेफिक्रता से झपकी नहीं ली। उसकी आंखों में वही चमक थी, पर करीब करीब
परछाई की तरह। अरुण ने वो वॉकी टॉकी फाड़कर फेंक दिया। पर कुछ रातें ऐसी आईं जब उसकी जेब से कहीं एक हल्का सा क्लिक सुनाई देता और दूर से कोई बच्ची फिर फुसफुसाती, पापा मुझे ढूंढो। किसी भी रात, किसी भी शांत पल में अरुण कभी कभी मीरा की नींद में एक छोटी आहट सुनता। न असत्यापित भय, न पूरी राहत, बस एक खुलती हुई खिड़की की तरह जिसके पीछे अभी भी कोई इंतजार कर रहा है, और जो आवाजें एक बार बाहर निकल आईं वो फिर कभी पूरी तरह से शांत नहीं होती। उन जंगलों की मिट्टी में कुछ बचपन छिपा रहता है। वो कुछ चोरी कर चुका है और कुछ लौटा चुका है, पर उसकी लालसा हमेशा बनी रहती है। किसी को अपनी दहलीज पर खींचना, किसी को उसके साथ जोड़ना और किसी को बताना, ढूंढो। कहानी का अंत खुला रहा, यही सबसे भयानक बात थी। अरुण और मीरा जिंदा लौट आए, पर उस रात की आवाजें उनके साथ कहीं उलझ कर रह गईं। वो आवाजें जो कहती रहीं कि जंगल किसी को वापस नहीं छोड़ता, वो केवल लौटाता है, पर बदल कर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। और बस आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और कहानी को हाइप भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।